जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे लॉ ऑफ मैथ एक्शन के बारे में। और लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या है और ये किसने पेश किया और इसकी इक्वेशन कैसे ड्राइव की जाएगी और जनरल एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव किया जाएगा, ये हमारे आज का लेक्चर का एक मौजूद ज़ेर बहस रहेगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप प्रॉपरली सारी बात को समझ सकें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इसमें जो है बोर्ड में अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है या कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मैथ एक्शन। तो आई होप आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो डेफिनेटली हर स्टूडेंट जो है कोशिश करता है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको ये प्रॉपरली समझा दूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। स्टूडेंट्स, इस लॉ को जो है सबसे पहले गुलबर्ग और वेग नामी साइंसदान ने तकरीबन 1869 यानी 1869 को जो है वो प्रेजेंट किया था। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन की तरफ देखें तो इसमें दो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट। एक रेट वो है, रिएक्शन का रेट जो है, रेट क्या होता है? इट्स द स्पीड। याद रखिएगा, जब भी आपको वो रेट ऑफ अ रिएक्शन या रेट ऑफ अ सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराह रास्त ताल्लुक है एक्टिव मास के ऊपर। देखें, अगर आपने 10 नान पड़े हुए हैं तो उसमें से 10 के 10 नहीं खाने होते, थोड़े बहुत ही खाने होते हैं। तो जो आपने खाने हैं वो एक्टिव मास होगा। तो उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका खाने का प्रोसेस कितना तेज है, अगर आप खाने को एक रिएक्शन कह रहे हैं तो। उसके बाद रेट ऑफ अ रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन की बात करें, हम सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस के। जितनी भी मतलब कबाब भी है, नान भी है, रायता भी है, सलाद भी है, सब कितना कितना लिया जा रहा है, ये सब रिएक्शन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा एक्टिव मास पे, कितना सलाद है, कितना नान है, उनको आपस में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। याद रखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम सिंपली सिंबल से भी लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी याद रखें। और द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी ये प्रोडक्ट लेंगे एक्टिव मासेस का जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें रेट ऑफ अ रिएक्शन पता लगेगा। एक है रेट ऑफ अ सब्सटेंस और एक है रेट ऑफ अ रिएक्शन। यही बातें इस टॉपिक की जो है कह लें कि कोर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। अब हम चलते हैं तकरीबन आपको थोड़ा सा जर्नल इक्वेशन की तरफ जो है वो मैं लेकर चलता हूँ। यानी अगर हम एक्टिव मास की बात कर रहे हैं तो एक इक्वेशन जो है वो कैसे बनाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, जो मैथ्स जिसे हम एक्टिव मैथ्स कह रहे हैं, मैंने बात किया कि हमारे पास दो किस्म का एक्टिव मैथ्स होगा। एक्टिव मैथ्स होगा इनफरादी तौर पर, या फिर रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो उसमें भी एक्टिव मास का प्रोडक्ट लेंगे। एक्टिव मास क्या है? एक्टिव मास बेसिकली स्टूडेंट्स वो मैस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और उसको हमने किस तरह सोचना समझना है, इसको सोचना समझना है कि हमने उसको 1 मोल सोच लेना है, और 1 मोल और 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर वो होगा। तो लिहाजा हम एक्टिव मैसेज को जो है सोचेंगे पर मोल के हिसाब से। ठीक है, वो मोलर कंसंट्रेशन होगी हमारी, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर लेट्स से दैट हमारे पास एक्टिव मैस ए है, तो हमने अगर ये ब्रैकेट डाल दिए तो हमने ये ब्रैकेट का मतलब होगा कि ये मोल पर डीएम क्यूब की बात हो रही है। मोल पर डीएम क्यूब में हमने इसको 1 मोल लिया है और 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर ही लिया है। तो मतलब एक हमने कोई ना कोई तो रेगुलराइजेशन करनी है ना, कोई ना कोई तो हमने स्टैंडर्ड सेट करना है। तो स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया कि एक्टिव मास जो भी है, अब देखें एक्टिव मास कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड अगर हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, लेकिन यूनिट्स हमारे यही होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी हम 1 मोल और डीएम क्यूब में इसको सपोज कर रहे होंगे। चलें, अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। हम करेंगे कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेंगे और रिवर्सिबल रिएक्शन से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। So let's take an example of a reversible reaction. इसमें क्या है, जो A है वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी जाते हैं और दोबारा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में भी आ जाते हैं। तो लिहाजा ये हम कहेंगे यहाँ पे कि एक कोई खास वैल्यू है जो फॉरवर्ड चली गई और क्या बन गई, C+D। हम इस वक्त जो है
सोच रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी ए बी कन्वर्ट हो गए सी डी में, और सी डी दोबारा डी कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई खास वैल्यू, के का मतलब कांस्टेंट है, कोई खास वैल्यू यहाँ से आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 नान है तो उसमें से कोई 2-3 ही खाएंगे ना, लेट्स से दैट कि हमेशा आप 2-3 ही खाते हैं, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिहाजा ए बी में से एक कांस्टेंट वैल्यू फॉरवर्ड जाएगी, और फिर जो फॉरवर्ड चलेगी उसमें से एक कांस्टेंट वैल्यू वापस क्या आएगी, रिवर्स आएगी, दोबारा ए बी बनेगी। बस ये माइंड में भी आप रखें, ठीक है। ये के एफ और के है, ये कांस्टेंट है फॉरवर्ड के और रिवर्स रिएक्शन के। इसके साथ मैं आपको एक्सप्रेशन भी ड्राइव कर देता हूँ। ओके, सो हमने क्या किया कि ए बी सी और डी को जो है हमने मोलर कंसंट्रेशन सपोज कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया था। अब लॉ के हिसाब से क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के, ठीक है। सो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और ये आपस में अगर दोनों कंसंट्रेशन को साथ लिख दिया और बीच में इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के बाद एक इक्वालिटी का साइन आता है, साथ कांस्टेंट लगता है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो अब आप इस तरह वैल्यू एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह ही आप लेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। आप क्या लेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे आप, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के, यानी सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, और यहाँ पे भी आप इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, और फिर यहाँ लिख देंगे के आर, प्रोपोर्शनैलिटी के खिलाफ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। सो अभी तक यहाँ तक आप इसी क्वेश्चन को बनाना सीख जाए, समझ जाए, क्योंकि आपने एग्जाम में भी बस ऐसे ही लिखनी है, जस्ट डोंट नीड टू डू एनी रॉकेट साइंस, और कोई इसको प्रैक्टिकल माइनर्स में भी आपने जो जर्नल इक्वेशन लिखनी है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे खास किस्म का नाम देंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हम क्या लिखेंगे कि एफ जो है जिस ए बी वो बराबर आएगा के आर के, समथिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ तक आप लोगों को जो है आई होप के समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसमें जो आपके पास ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं, ये वाला स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये डेफिनेटली ये जो आपके पास वैल्यूज हैं इसको अगर आप इक्वालिटी की तरफ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएंगी, और ये जो वैल्यूज आएगी तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे के एफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलेंगे आप इसको, के आर, ओके मैं लिख देता हूँ इधर, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और ये इक्वल आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी ऊपर ही रहेंगे जैसे हैं, और ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी जो है ऐसे हो जाएगा। अब ये देखें, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम एक खास नाम दे देंगे, इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देंगे, राइट। इसको हम खास नाम देंगे, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैं अरेज कर देता हूँ। तो इसको हम जो है वो केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के, ये प्रोडक्ट्स हैं सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, और ये आपस में प्रोडक्ट आ रहा है इनका, और नीचे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये केसी के बराबर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्सप्रेशन मीन इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है वो केसी लिखा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ये बात समझ में आ गई होगी, और आपने अब जो है किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। और ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स हैं के एफ ओवर के आर, ये बराबर आ रहे हैं के सी के। तो बस आपने ये बात याद रखनी है,
कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर कर दिया है और फिर हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली है। अब हम चलेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी हम एक्सप्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मजीद ड्राइव करेंगे और जनरल रिएक्शन के तौर पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ फौरन। जी तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद जनरल रिएक्शन। ये भी आपने करना है। पहले आपने क्या किया था, आपने एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ड्राइव करने की कोशिश की थी विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब वो जब आपने एक एक्सप्रेशन बना लिया है, अब उसी एक्सप्रेशन से जो है आप डिराइव करेंगे जनरल रिएक्शन के लिए एक एक्सप्रेशन। अब देखें, आपको ये तो अभी याद होगा, थोड़ी देर पहली बात ये कि जब ए और बी रिएक्ट करेंगे तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, और सी और डी बनेंगे, ठीक है। अब इसको आपने के, इसके ऊपर जो है लिखा था आपने के एफ था, एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो फॉरवर्ड जा रही है और डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यू क्या आएगी, रिवर्स आएगी। अब यहाँ से ए आपको याद है कि एक्टिव मास, यानी जो ए तो सारा रिएक्ट नहीं किया था, एक खास किस्म की वैल्यू की थी ना, तो लिहाजा उसको आप ए कह लें, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही काम करना है आपने, ठीक है। उसको आपने स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस कर देना है कि जो खास वैल्यू, जो एक्टिव मास है वो खास वैल्यू है जो रिएक्ट कर रही है। तो लिहाजा जैसे लेट्स से दैट आपके पास हाइड्रोजन है और आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो सारा का सारा हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर रहा, सारा का सारा आयोडीन रिएक्ट नहीं कर रहा, कुछ हाइड्रोजन की वैल्यू रिएक्ट कर रही है, कुछ आयोडीन की वैल्यू रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है वो सारा का सारा दोबारा ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ थोड़ा बहुत खास वैल्यू ब्रेक हो रही है वापस, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं हम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन बात करेंगे। अब ये जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है ना, इसमें रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। इस रिएक्शन में भी दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड जो जाने वाला है और एक फिर जो रिवर्स आने वाला है। दो किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये तो आपको पता ही है, इनका रेट हमेशा बराबर होता है। तो अगर हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो पहले मैंने आपको एक्टिव मैसेज के बारे में बता दिया कि एक्टिव मैसेज को आपने ब्रैकेट्स में शो करना है और उसका फिर आपने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव किया। अब क्या होने वाला है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम पूरे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। इसकी हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेटली ये भी रिएक्टेंट्स के तौर पे काम करेंगे जब ये रिवर्स जा रहा होगा। जब ये फॉरवर्ड जा रहा है तो ये रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिवर्स आ रहा है तो ये रिएक्टेंट्स हैं। तो हमने इनकी भी क्या लेनी है, मोलर कंसंट्रेशन ही लेनी है, यानी ब्रैकेट्स में लिखना है इनको, रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये जो हमारे पास होंगे ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनको हमने पावर कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में लिख देना है। और ये कैसे लिखना है ये मैं आपको अभी ड्राइव करके दिखाता हूँ। कोई खास फर्क नहीं है, जैसा मैंने पहले ड्राइव किया था इसी इक्वेशन को मैं वैसे ही ड्राइव करने वाला हूँ। थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये तो रिएक्टेंट्स है, लेट्स से दैट ये रिवर्स आ रहा है तो ये भी रिएक्टेंट्स हैं, और ये ए और बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशंस। मैं आपको लिख देता हूँ ये। सो आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं और ये रिएक्टिंग बॉडीज हैं, ठीक है। अब इनको हम आगे कैसे ड्राइव करेंगे इसका मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। आपने ये सीखा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर आएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो लिहाजा हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है रिएक्शन है वो बराबर किसके आ रहा है, इसको हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है ना। अब ये हमारे पास जो ए है ये तो वैसे लिखेंगे ना हम, जो हमारे पास रिएक्टिंग बॉडीज है इनको हम वैसे ही मोलर कंसंट्रेशन में लिखेंगे और इनके जो मोल्स हैं उनको पावर्स बना देंगे। ये देखिए अब ये फर्क होगा बस, ठीक है। ये बात मैंने वही लिखी है जो पहले भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको मैंने सिंबलाइजिंग फॉर्म में लिख दिया। अब ये समझ में आ गया आपको, राइट? अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर डेफिनेटली ये फॉरवर्ड का आपको समझ में आया। तो अब हम रिवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि मैंने इक्वालिटी लगा दी, गलत किया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी लगाना था। और फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम यहाँ से खत्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और ये हमारे पास के एफ एक खास कांस्टेंट आ जाएगा, डेफिनेटली खास वैल्यू आगे जाएगी ना, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल लाइक दिस। और उसके बाद फिर आप डेफिनेटली दूसरी इक्वेशन भी जो है वो ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स की। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इनके कोएफिशिएंट मोल जो है वो कोएफिशिएंट बन जाएंगे, ठीक है। और आर
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वालिटी साइन आएगा और यहाँ पर आप खास कांस्टेंट लगा देंगे के आर, ठीक है। ये देखें, ये आपको याद होगा स्पेसिफिक कांस्टेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है क्या है, स्पेसिफिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ये आपको याद होगा के एफ ओवर के आर मैंने बताया था, ये क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, इसकी अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, दोबारा वही लिख देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास एक ट्रेन ड्राइव होगी। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आई है और ये हमारे पास वैल्यू आई है, सॉरी ये नहीं, ये वाली, और इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इक्वल करेंगे। सो हम अपर वर्ड्स में रेज करता हूँ, ठीक है। देखें अब आपको समझ में आ रही होगी, अब डेफिनेटली ये और ये इक्वल, चलें इसको इक्वल कर देते हैं पहले। सो वी कैन राइट specific rate constant of concentration of A, concentration of B with the molar values, right? I hope आपको नजर आ रहा होगा, is equals to KR, reverse values क्या है, C with the molar value and D with the molar value, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, अब वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस, KF ओवर KR is equals to right, so this is what we have। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दें हम इसकी जगह। so we can write KC is equals to so that is how the equilibrium constant expression for Joule reaction हमने आपको लिख दिया, ठीक है। that is equilibrium constant expression for Joule reaction, ये मैंने आपको ड्राइव कर दिया, ठीक है। सो दैट इज हाउ लॉ ऑफ मास एक्शन इन दो इक्वेशंस के थ्रू ड्राइव होता है। तो लिहाजा ये आपको सब बच्चों को ड्राइव करनी आनी चाहिए। अब इसको हम डिफरेंट एग्जांपल्स के तौर पे भी समझने की कोशिश करते हैं, लिहाजा एग्जांपल्स भी आप लोगों को साथ साथ मैं समझा देता हूँ, राइट। स्टूडेंट्स लेट्स से दैट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और साथ जो है हमारे पास बन रहा है नाइट्रस ऑक्साइड 2 मोल्स। अब इसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी इसका जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड, ये हमारे पास होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, नाइट्रोजन गैस दैट इज कंसंट्रेशन 1 को लिखना जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम विच इज नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ले लेनी है और इसका जो मोल है उसको पावर कोएफिशिएंट बना दें, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं लाइक के एफ, मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा, मैं बस एक ही दफा ऐसे कर रहा हूँ आपको, नेक्स्ट इक्वेशन में मैं डायरेक्ट स्टेप लूंगा, ठीक है। ये के एफ concentration of reactants with the product is equals to Kr, ठीक है, and this is the concentration of products, ठीक है, with the coefficient, क्योंकि ये इसकी पावर है। अब देखें जैसे कि आपको पता था कि आर एफ बराबर होता है आर आर के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये मैंने लिख दी, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है क्या है, ये है, ये देखें क्वालिटी से मैंने इधर दी। अब डेफिनेटली स्पेसिफिक कांस्टेंट है के एफ ओवर के आर बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, सो दैट इज हाउ यू कैन राइट। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, के सी लिख देंगे। तो दैट इज हाउ टू राइट दिस इक्वेशन इन केसी फॉर्म। केसी की शक्ल में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में एक जनरल एक्सप्रेशन को कैसे आप ड्राइव करेंगे, वो इस तरह ड्राइव करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन में आपको और कर देता हूँ, वो भी सिलेबस में है।
अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया बन रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और बन रहा है अमोनिया, और अमोनिया डिकम्पोज हो सकती है। तो 2 मोल अमोनिया बनेगी, गोना टेक 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये होगी बैलेंस। बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप केसी की वैल्यू ड्राइव करना चाह रहे हैं तो पहले इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो बैलेंस कर दिया मैंने आपके सामने, और अब इसको केसी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब डेफिनेटली जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे लिखना है, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपने कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ऊपर आती है। अब इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स आप लगा दें, और यहाँ पर ये प्लस नहीं लगाना आपने, ठीक है। N2 इसका स्केयर ले लें कोएफिशिएंट, क्योंकि मोल 2 है ना, अब यहाँ 3 मोल है। यहाँ हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। ये मॉलिक्यूल के साथ वैल्यू है, पीछे जो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं, सॉरी जो मोलर नंबर्स होते हैं वो पीछे होते हैं हमेशा, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के पीछे। तो ये इंटीजर्स ये आपने लेने हैं यहाँ से, तो ये 3 यहाँ पर लगा दें, तो ये लें। अब इतना आसान तरीका है इस केसी की वैल्यू। अब अगर आपको रिएक्शन में कोई उन्होंने रिएक्शन दे दिया आपको और उसमें बता रहे हैं जी हाँ नाइट्रोजन की ये वैल्यू है, हाइड्रोजन की ये वैल्यू है, और बताएं अमोनिया की क्या वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली आप फिर केसी भी बता देंगे आपको। तो ये और ये वैल्यू बता देंगे, तो ये आप ड्राइव कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। यू जस्ट डोंट नीड टू टेक टेंशन, मैं आपकी वहां पे भी हेल्प करूंगा। एक दफा मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है, एंड आई होप कि आप फिर इंशाल्लाह टेस्ट में जो है आप उसको आराम से कर सकेंगे। तो आगे है टेस्ट योरसेल्फ 9.2। मेरे प्लेलिस्ट में आपको ये टेस्ट योरसेल्फ साइड सॉल्व की हुई है मैंने, आप वहां से वो देख भी सकते हैं, अपना होमवर्क वगैरह कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स की। तो अभी तक ये वीडियो यहीं तक है। अभी आपको साइड पे थंबनेल्स नजर आ रहे होंगे, इसको देखें आप। मजीद नेक्स्ट वीडियो इस पे आ जाएंगी आपको, और डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ मैंने चैनल का भी लिंक दिया होगा और प्ले लिस्ट का लिंक लाजमी मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लिंक है उस पर क्लिक करें, सारी वीडियोस जो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बनाई हैं वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी चैनल के। लिहाजा यू डोंट नीड टू गो टू एनी वेबसाइट, आप इस यूट्यूब चैनल से सारा कुछ देख सकते हैं मुझे लेकर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब कुछ आ गया होगा, हाउ टू ड्राइव अ एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ मैथ एक्शन। इसकी डेफिनेशंस को भी हमने गो थ्रू किया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में जरूर बताइएगा, और उनके साथ अपनी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।